मेरी गर्लफ्रेंड अभी अभी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ड्रिंक करके बाहर से आई थी और जब वो वापस आई तो मेरी उससे बहुत बहस हो गई। क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सोई थी? ब्रेकअप करो और अभी बाहर निकलो। मेरी गर्लफ्रेंड एकदम हैरान रह गई, उसने अपना लाल पड़ता चेहरा ढका और लाल आंखों से मुझे घूरने लगी। ऐसा नहीं है लीजे फेंग, क्या तुम मुझे ऐसे याद करते हो? मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुम दोनों हर दिन एक साथ रहकर थक चुके हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस पर यकीन करूंगा? तुम कहती हो कि ऐसा नहीं है, सबूत कहाँ है? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे घूरती रही। वो बहुत गुस्से में थी और नशे में भी थी। ठीक है, तुम्हें सबूत चाहिए ना, मैं तुम्हें आज रात ही ये साबित कर दूंगा। पूरी रात सुबह तक जागने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि अगले दिन मैंने उसे सीधे ब्लॉक और डिलीट कर दिया। हाँ हाँ, सिर्फ एक बेवकूफ इंसान ही ऐसी औरत को चाहता है जिसका कोई मेल बेस्ट फ्रेंड हो। आधी रात को मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे घर का दरवाजा जोर से खोला। मेन गेट की रोशनी के नीचे मैं सोफे पर अकेला बैठा था और मेरी एक लंबी परछाई बन रही थी। जिस पल मेरी गर्लफ्रेंड ने दरवाजा खोला और मुझे देखा, उसके कदम वहीं रुक गए और उसकी खूबसूरत आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। आपें, इतनी देर हो चुकी है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? मेरी गर्लफ्रेंड ने एक गुलाबी मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसकी लंबी और गोरी टांगें दिख रही थीं। उसके पैर लाल हो चुके थे और उसमें से शराब की हल्की सी बदबू आ रही थी। जैसे ही हमारी आंखें मिली, उसने अनजाने में अपनी नजरें हटा ली, जल्दी से अपना बैग वहीं टांग दिया और लगभग जल्दबाजी में बाथरूम की तरफ चली गई। तुम्हें अभी भी शराब की बदबू आ रही है? मैं पहले शॉवर ले लेती हूँ। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मेरे फोन पर उसके मेल बेस्ट फ्रेंड द्वारा कुछ देर पहले भेजी गई तस्वीरें थीं, जो एक उकसाने वाली फोटो थी। बार की लाइट बहुत धीमी थी और वे दोनों अपने दोस्तों के उकसाने पर एक साथ ड्रिंक कर रहे थे और एक दूसरे को जान पहचान वाली नजरों से देख रहे थे। ली जे फेंग, रुयान ने कहा कि तुम बहुत बोरिंग हो, सिर्फ मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड ही उसे खुशी दे सका है। उसी पल मुझे अचानक एहसास हुआ, अरे भगवान, मैं तो एक बुक की स्टोरी में आ गया हूँ और मैं इस स्टोरी का साइड कैरेक्टर हूँ, यानी वो लूजर। मेरी गर्लफ्रेंड और उसका मेल बेस्ट फ्रेंड इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर थे। जब मैंने ये नाटक देखा तो मुझे लगा कि मुझे अटैक आ जाएगा और मैंने गाली देना शुरू कर दिया। किताब में इस शरीर का असली मालिक ली ग्रुप का सीईओ असल में लियू रुयान का एक सच्चा प्रेमी था। वे 3 साल तक बिना एक दूसरे को छुए साथ रहे। लियू रुयान ने इस इंसान की परवाह करना बंद कर दिया। उसका बेस्ट फ्रेंड उसे लगातार बाहर बुलाता रहता था और यहाँ तक कि वो एक मेल बेस्ट फ्रेंड से भी मिली जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर यांग लिन था। तब से वो अक्सर देर रात घर लौटती थी और शराब पीना एक आम बात बन गई थी। असली मालिक उससे मिन्नतें करता था, लगभग भीख मांगता था, लेकिन लियू रुयान पर कोई असर नहीं होता था। उसके पास हमेशा अपने बहाने होते थे। जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है, वे सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे आने के लिए कहा था। क्या तुम ज्यादा सोचना बंद कर सकते हो? मुझे बस बार का माहौल पसंद है। चिंता मत करो, मैं उन लड़कों से बात नहीं करूंगी। जब तक कि उसका मेल बेस्ट फ्रेंड उसके सोशल मीडिया पर नहीं आ गया, असली मालिक हर कुछ दिनों में पागल हो जाता था और लियू रुयान धीरे धीरे परेशान होने लगी। क्या तुम इतने छोटे दिमाग के नहीं हो सकते? मैंने उससे बात भी नहीं की है, वो एक दोस्त की दोस्त है और मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं घर आकर समझाऊंगी। लीजे फेंग, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकी। इतना सब होने के बाद भी असली मालिक उस रिश्ते से चिपका रहा। मामले को और बदतर बनाते हुए उन दोनों ने आखिरकार शादी कर ली। बिना किसी हैरानी के लियू रुयान ने अपने पति को धोखा दिया और यांग लिन के बच्चे की मां बन गई। असली मालिक को अंधेरे में रखा गया। उसने बिना थके उस बच्चे को पाला, यहाँ तक कि यह भी तय किया कि बच्चे को ली परिवार की पूरी प्रॉपर्टी मिले। उसे बाद में पता चला कि वो बच्चा उसका नहीं था। असली मालिक का दिमाग फट गया, उसे अटैक आया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। लियू रुयान ने उसका सामना किया और चिल्लाई, लीजे फेंग, अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए मजबूर न किया होता तो मैं इतने सालों से यांग लिन के साथ रिलेशनशिप में कैसे होती? लीजे फेंग, तुम सच में बहुत घटिया हो, तुम इसी लायक हो। असली मालिक गुस्से के मारे मर ही गया। इस तरह की ड्रामा स्टोरी सिर्फ एक इंसान ही लिख सकता है। इसे लिखने के लिए दिमाग की पूरी बीमारी होनी चाहिए। ये सब पढ़ने के बाद आंखें खोलने और अंदर आने से पहले मैं बहुत देर तक बड़बड़ाता रहा और गालियां देता रहा। तभी मेन गेट पर लियू रुयान का फोन अचानक बजा। मुझे बिना सोचे समझे पता चल गया कि वो वही नीच यांगलिन था। मैंने फोन उठाया और देखा कि सच में वही था, सिस्टर रुयान। दूसरी तरफ से आवाज बहुत कमजोर और बेचारी लग रही थी। मैंने बहुत ज्यादा पी ली है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सिस्टर रुयान, क्या तुम यहाँ आकर मेरा ख्याल रख सकती हो? मैं हंसा। अगर बीमार हो तो हॉस्पिटल जाओ, नाटक करना बंद करो, तुम धोखेबाज इंसान। दूसरी तरफ का बंदा शांत हो गया और कुछ सेकंड तक बैठा रहा। उसने अपना नाटक बंद कर दिया और इसके बजाय एक घमंडी अंदाज के साथ मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम सिस्टर रुयान के डरपोक बॉयफ्रेंड हो ना? रुयान ने मुझे चुपके से बताया था कि तुम लोग 3 साल से साथ रह रहे हो और उसने तुम्हें आज तक छूने भी नहीं दिया है। एक आदमी होने के नाते मुझे सच में तुम्हारे लिए अफसोस होता है। उसने जो कहा वो गलत नहीं था और मुझे असली मालिक के लिए अफसोस हुआ। मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैं हंसते हुए बोला, तुम नीच इंसान, तुम्हें तो मन ही मन खुश होना चाहिए। आज रात
मैं तुम्हारी सिस्टर रुयान के साथ एक गहरी बातचीत करने जा रहा हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसका वीडियो बनाकर तुम्हें भेजूं? फोन की दूसरी तरफ सांसें तेज हो गईं और आवाज अचानक ऊंची हो गई। लीजे फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिस्टर रुयान ऐसा कभी नहीं करने देंगी। ओह सच में? मैंने धीरे से सोचा, बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा और जानबूझकर उसे अंदर से आ रही बहते पानी की आवाज को सुनाई। तुम्हारी सिस्टर रुयान शॉवर ले रही हैं? अंदाजा लगाओ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तुम आखिरकार क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, कोई बेवकूफी मत करना। यांगलिन की टोन में घबराहट साफ छलक रही थी। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उस इंसान से बिल्कुल अलग था जिसे वो जानता था। उसकी सोच के मुताबिक इस पल मुझे कमजोर, गुस्सा और असहनीय दर्द दिखाना चाहिए था। मैं क्या करने वाला हूँ? मैंने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी की और नखरे दिखाते हुए कहा, जाहिर है मैं एक बॉयफ्रेंड के तौर पर अपने हक का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। क्यों, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं क्या? ली जेफेंग, तुम घटिया इंसान हो। यांगलिन फोन की दूसरी तरफ गुस्से में पागल हो रहा था और पागलों की तरह गालियां दे रहा था। मैंने तुरंत फोन काट दिया, नंबर डिलीट किया और उसे ब्लॉक कर दिया। ये सब करने के बाद ही मैंने लियो रुयान का फोन वापस उसके बैग में रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाथरूम में पानी की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। एक पल बाद दरवाजे के लॉक से एक हल्की सी आवाज आई। लियो रुयान तौलिए में लिपटी हुई और अपने गीले बालों को सुखाती हुई बाथरूम से बाहर आई। भाप की वजह से उसके गुलाबी गाल और भी ज्यादा चमकदार लग रहे थे। उसकी साफ स्किन पर पानी की बूंदें ठहरी हुई थीं और उसकी लंबी खूबसूरत टांगें दिख रही थीं, जो एक अलग ही अट्रैक्शन दे रही थीं। उसकी आंखों ने मेरी नजर से बचते हुए इशारा किया और उसने अनजाने में मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश की। आप हैं एक। मेरा शॉवर खत्म हो गया। मैं आज बहुत थक गई हूँ, तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। ये कहने के बाद उसने खिसकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया और यांगलिन द्वारा भेजी गई फोटो उसके सामने रख दी, जिसमें वे दोनों एक ही कप से ड्रिंक कर रहे थे। थक गई हो? जब तुम आज रात बार में अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ एक ही कप से ड्रिंक कर रही थी, तब तो तुम काफी एनर्जेटिक लग रही थी। लियो रोयान ने अपना चेहरा ढका, उसकी आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह गईं और वो मुझे घूरने लगी। इतने सालों तक मैंने उसे एक खजाने की तरह संभाल कर रखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उस पर हाथ उठाऊंगा। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। ली जेफेंग, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मारने की? मैंने ताना मारा। लियो रोयान, तुम मेरा खाती हो, मेरा पीती हो, फिर भी किसी दूसरे आदमी के साथ ड्रिंक करती हो। क्या तुम अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ सोई थी? मुझे इस तरह देखते हुए, जो उसकी जी हुजूरी करने वाले पुराने रूप से बिल्कुल अलग था, लियो रोयान को डर का एहसास हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने ऐसा नहीं किया। ली जेफेंग, क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मैंने गुस्से में उसे घूरा। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस पर यकीन करूंगा? तुम कहती हो कि तुमने ऐसा नहीं किया, तो सबूत कहाँ है? लियो रुयान हैरान रह गई। ली जेफेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं इस तरह का सबूत कहाँ से लाऊं? यांगलिन और मैं बिल्कुल बेकसूर हैं। तुम इतनी सी बात का इतना बड़ा बवंडर क्यों बना रहे हो? क्या तुम थोड़े बड़े दिल के नहीं बन सकते? मैंने उसे ऐसे घूरा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। ठीक है, सब साफ हो गया। मैं ये फोटो तुम्हारे परिवार को भेजता हूँ और देखता हूँ कि क्या वे भी मानते हैं कि तुम दोनों बेकसूर हो। लियो रोयान जैसे ही देखा कि मैं सच में इसे भेजने वाला हूँ, वो घबरा गई। वो जानती थी कि उसका परिवार इतने सालों से ली परिवार के सहारे चल रहा था। अगर मैंने यह भेजा तो उसके माता पिता उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उसने मुझे पकड़ लिया। ली जेफेंग, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज ये बकवास बंद करो। मैं बिना किसी असर के वैसे ही ठंडे दिमाग से उसे घूरता रहा। सबूत कहाँ है? मुझे सबूत दिखाओ। सबूत? मैं सबूत कहाँ से लाऊं? लियो रुयान पागलों की तरह अपने बाल खींचने लगी। मैं बिल्कुल शांत रहा, फिर भी उसे ध्यान से देखता रहा। वो पागल हो गई और अपने नशे की हालत में उसने अपना बाथरोब उतार दिया। ठीक है, तुम्हें सबूत चाहिए ना? तुम हमेशा से यही चाहते थे ना? ये मेरा पहला टाइम है। आज रात मैं तुम्हें साबित करके रहूंगी। मैं पूरी तरह से हैरान होकर देखता रह गया। वो सच में झूठ नहीं बोल रही थी। आज सुबह मेरी आंख लग गई थी, लेकिन मेरे असिस्टेंट के फोन ने मुझे जगा दिया। असिस्टेंट ने मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग की याद दिलाई। जब मैं उठा तो लियो रुयान गहरी नींद में सो रही थी। जाहिर तौर पर कल रात की वजह से बहुत थक चुकी थी। मैंने उसे नजरअंदाज किया, फ्रेश हुआ और निकल गया। दोपहर में यांगलिन ने वीचैट मोमेंट्स पर एक और मैसेज पोस्ट किया, जो जानबूझकर मुझे उकसाने के लिए था। उसने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसके पेट में दर्द था, इसलिए वो हॉस्पिटल में ड्रिप लगवा रहा था। किस्मत से सिस्टर रुयान उसके साथ थी। नीचे 2 फोटो थीं। एक में लियो रुयान खुद यांगलिन को खाना खिला रही थी और दूसरी फोटो में लियो रुयान प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। हाँ, लियो रुयान कल रात एक पल के लिए भी नहीं सोई और आज दोपहर वो फिर से अपने मेल बेस्ट फ्रेंड से मिलने चली गई। उसके मोमेंट्स पोस्ट पर उसके दोस्तों के कमेंट्स भरे पड़े थे। वाह, क्या परफेक्ट जोड़ी है, तुम दोनों शादीशुदा कपल की तरह लग रहे हो। अरे बाप रे, तुम दोनों ने अपनी हदें तो पार नहीं कर दी ना? तुम दोनों ने तो एक ही कप से ड्रिंक भी की थी। बकवास मत करो, संभल कर रहे हो, वरना प्रेसिडेंट ली को जलन होने लगेगी।
हे, हर कोई जानता है कि प्रेसिडेंट ली हमारी रुयान के बिना नहीं रह सकते। उन्हें एक दो बार नहीं बल्कि कई बार जलन हुई है, लेकिन रुयान ने उन्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखा है। वीचैट मोमेंट्स पर यह पोस्ट पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। वैसे भी मेरा उस घटिया औरत को रखने का कोई इरादा नहीं था। मैंने बस उन सभी लोगों को ब्लॉक कर दिया। असली मालिक भी पागल था जिसने मुझे उकसाने के लिए उस इंसान को फ्रेंड लिस्ट में जोड़ा था। मैं उन दोनों को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। ल्यू परिवार एक छोटा बिजनेस था जो बंद होने की कगार पर था। अगर इतने सालों से ली परिवार का सपोर्ट ना होता तो वे बहुत पहले ही बर्बाद हो चुके होते। मैंने इंटरकॉम दबाया और अपने असिस्टेंट को अंदर बुलाया। असिस्टेंट जी, मैंने सभी को निर्देश दिया है कि ल्यू परिवार के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए जाए और लीगल डिपार्टमेंट ल्यू परिवार के सभी कर्जों की जांच करे। हमें 3 दिनों के अंदर रिकवरी की प्रोसेस शुरू कर देनी चाहिए। असिस्टेंट जी यह सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गया। प्रेसिडेंट ली आखिरकार सही रास्ते पर आ गए हैं। ठीक है प्रेसिडेंट ली, मैं अभी इसका अरेंजमेंट करता हूँ। जैसे ही असिस्टेंट ची जाने वाला था मैंने उसे वापस बुलाया। ओह, वैसे किसी से यांग लिन की जांच भी करवाओ और उसके बारे में सब कुछ मुझे रिपोर्ट करो। असिस्टेंट ने सम्मान से बात मानी और चला गया। यांग लिन आखिरकार मेन कैरेक्टर है। उसका अपना एक एटीट्यूड है और वो हमेशा बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमता रहता है। मुझे नहीं लगता कि उसकी पर्सनल लाइफ इतनी साफ सुथरी हो सकती है। आज रात एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में उसी सर्कल के लोग शामिल हुए थे जिसमें ल्यू रुयान भी थी। हैरानी की बात यह है कि वो यांग लिन को भी अपने साथ ले आई। वे सच में मैन कैरेक्टर हैं, जहां भी जाते हैं एक दूसरे से अलग नहीं होते। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, यांग लिन गुस्से में मेरी तरफ आया और जानबूझकर अपनी आवाज धीमी की। ली जेफेंग, मुझे सच सच बताओ, क्या कल रात तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? मैंने उसकी तरफ नीचे देखा और मुस्कुराया। यांग लिन, ल्यू रुयान और मैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जब एक लड़का और लड़की एक ही बेड पर सोएंगे तो क्या होगा? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि आज उसकी चाल थोड़ी अजीब थी? ये सुनते ही यांग लिन ने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और वो मुझे घूरने लगा। उसे इस तरह देखकर मुझे लगा कि वो सच में बीमार है। ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ल्यू रुयान उसकी गर्लफ्रेंड हो। अचानक यांग लिन ने खुद को जोर से एक थप्पड़ मारा और सीधा जमीन पर गिर गया। इस जोरदार ड्रामे ने तुरंत सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ल्यू रुयान बेचारगी से जमीन पर पड़े यांग लिन को देखकर कुछ ही कदमों में दौड़कर आई। वो नीचे बैठी, जल्दी से यांग लिन को प्रोटेक्ट किया और एक गुस्से भरे चेहरे के साथ मेरी तरफ ऊपर देखा। ली जेफेंग, क्या तुमने अभी तक काफी हंगामा नहीं किया है? सिर्फ कल रात के ड्रिंक करने वाले इंसिडेंट की वजह से तुम कल से ड्रामा कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे सब्र की भी एक लिमिट है। यांग लिन ने अपना चेहरा ढका, उसकी आंखें लाल थीं। सिस्टर रुयान, मिस्टर ली को जरूर मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है। मैंने उन्हें प्यार से समझाया कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने न केवल इसे समझा नहीं बल्कि खैर छोड़ो सिस्टर रुयान, ये सब मेरी गलती है। अगर मिस्टर ली मुझे मारना या डांटना चाहते हैं तो मैं वापस लड़ाई नहीं करूंगा। इन शब्दों ने न केवल मुझे बल्कि कई अन्य गेस्ट्स को भी परेशान कर दिया। हालांकि ल्यू रुयान और उसकी फीमेल फ्रेंड्स को ये बहुत पसंद आ रहा था और वे मुझे गुस्से से घूर रही थी। ये अभी खत्म नहीं हुआ है यांग लिन, तुम बहुत सीधे हो, इसीलिए ली जेफेंग ने तुम्हें परेशान किया। ल्यू रुयान खड़ी हुई और मुझे घूरने लगी। ली जेफेंग, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी यांग लिन से माफी मांगो, वरना मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। माफी? मेरी जूती मांग के माफी? क्या तुमने उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान नहीं देखा? अंगूठा नीचे की तरफ है। तुम ये भी नहीं बता सकती कि उसने खुद को थप्पड़ मारा है। अगर इतना काफी नहीं है तो सिक्योरिटी फुटेज चेक कर लो। क्या एंट्रेंस पर लगा ये बड़ा सा सिक्योरिटी कैमरा सिर्फ दिखावे के लिए है? इसके अलावा एक बात साफ समझ लो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, फिर भी तुम मेरे सामने किसी दूसरे आदमी का साथ दे रही हो। क्या तुम्हारे ल्यू परिवार ने तुम्हें यही परवरिश दी है? मैंने अपनी उंगली उसके माथे पर जोर से दबाई, जिससे वो शांत हो गई। अक्ल से पैदल लोगों का ग्रुप, यहां से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूं ल्यू रुयान, हमारा सब खत्म हो चुका है। ब्रेकअप करो तुम धोखेबाज औरत। ल्यू रुयान मेरी पिटाई और डांट से पूरी तरह हैरान रह गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। आसपास के गेस्ट्स ने आखिरकार रिएक्शन दिया और आपस में फुसफुसाने लगे। हे भगवान, क्या ये वही बंदा नहीं है? मिस ल्यू, क्या कुछ गड़बड़ है? वो एक बाहरी इंसान के लिए पब्लिक में प्रेसिडेंट ली के साथ तमाशा कर रही हैं। मैंने सुना है कि ये लड़का मिस ल्यू का मेल बेस्ट फ्रेंड है। हाँ हाँ, अच्छे शब्दों में कहें तो मेल बेस्ट फ्रेंड। हर कोई उनकी छोटी छोटी चालबाजियों को समझ सका है। मैं अभी एंट्रेंस के पास ही था और मैंने इस यांग लिन को खुद ये करते देखा। मैं तो हैरान ही रह गया था। ल्यू रुयान की फ्रेंड्स शुरुआत में उसका साथ देना चाहती थीं, लेकिन गेस्ट्स को उसका मजाक उड़ाते देखकर उन्होंने समझदारी दिखाते हुए अपने मुंह बंद रख लिए। यांग लिन जमीन पर बैठ गया। अपने आसपास के ठंडे शब्दों को सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने ठंडे दिमाग से ल्यू रुयान की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा पेमेंट कार्ड ब्लॉक कर रहा हूं। मैं तुम्हें बाहर निकलने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय दे रहा हूं। अपना सामान पैक करो और बाहर निकलो। अपना ख्याल रखना। ल्यू रुयान की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, जलन और अपमान भरा हुआ था। बात करने के बाद उसने यांग लिन को पकड़ा और वहां से भाग गई। कार में बैठी ल्यू रुयान के आसपास एक भारी सन्नाटा था। उसका चेहरा बहुत उदास था। यांग लिन ने बोलने की हिम्मत जुटाने से पहले काफी देर तक झक दिखाई।
सिस्टर रुयान, मैं तो बस मिस्टर ली के साथ मजाक कर रहा था। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। तुम दोनों सच में ब्रेकअप तो नहीं कर रहे हैं ना? शायद मुझे जाकर मिस्टर ली से माफी मांगनी चाहिए। ये सब मेरी गलती है। लियू रुयान ने एक झूठी मुस्कान दी। ठीक है यांगलिन, ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती नहीं है। ये सब इसलिए है क्योंकि ली जेफिंग बहुत छोटे दिल का है। वो सिर्फ कल रात हमारे ड्रिंक करने को लेकर परेशान है, इसीलिए उसने पब्लिक में हमारी बेइज्जती की। चिंता मत करो, वो सच में मुझसे ब्रेकअप नहीं करेगा। ली जेफिंग बस नखरे दिखा रहा है। 3 दिनों से भी कम समय में वो खुद मेरे पास भीख मांगने आएगा। एक बड़े आदमी की इतनी छोटी सोच होना सच में काफी अजीब है। यांगलिन की जीत वाली मुस्कान एक पल में गायब हो गई और उसकी जगह खुद को कोसने वाले एक्सप्रेशन आ गए। सिस्टर रुयान, ऐसा मत कहो। मिस्टर ली थोड़े ड्रामेटिक हैं, लेकिन वो 3 साल से तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं। कभी कभी तुम्हें उन्हें मनाना पड़ता है। मैं सच में नहीं चाहता कि तुम दोनों मेरी वजह से बहस करो। लियू रुयान की आंखों में चिड़चिड़ापन चमक उठा। ठीक है, मैं उसे नहीं मनाऊंगी। अगर उसने कॉलेज में 4 साल तक कुत्ते की तरह मेरा पीछा न किया होता तो मैं ली जेफिंग के साथ नहीं होती। वो बहुत बोरिंग है, तुम्हारी तरह केयरिंग बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देती हूँ, मैं आज थक गई हूँ। अगले दिन लियू रुयान ने यांगलिन को हाइकिंग पर ले जाने का प्लान बनाया था, लेकिन आधे रास्ते में ही अचानक उसके पास उसके पिता का फोन आया, जिनकी चिल्लाने की आवाज फोन से आ रही थी। लियू रुयान, तुमने ये क्या किया है? ली परिवार ने अचानक सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों कैंसिल कर दिए और डिमांड की है कि हम 3 दिनों के अंदर सारे पेमेंट्स क्लियर करें, वरना वे हम पर केस कर देंगे। तुमने ली जेफिंग को गुस्सा दिलाने के लिए क्या किया? क्या तुम जानती हो कि लियू परिवार का 90% बिजनेस ली परिवार से आता है? क्या तुम बस हमारे लियू परिवार को बर्बाद होते हुए देखने वाली हो? लियू रुयान ने जोर से ब्रेक मारा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। डैड, आपने क्या कहा? ली परिवार कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर रहा है, ये नामुमकिन है। नामुमकिन? ली परिवार के लॉयर का लेटर पहले से ही मेरे हाथों में है। लियू के पिता की आवाज में घबराहट और गुस्सा साफ दिख रहा था। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम अब क्या तरीका अपनाती हो, जाओ और अभी ली जेफिंग से माफी मांगो। अगर हमारा लियू परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया तो तुम लियू रोयान भी चैन से नहीं रह पाओगी। फोन अचानक कट गया। लियू रोयान ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पैसेंजर सीट पर बैठे यांगलिन ने डरते हुए पूछा, सिस्टर रोयान, क्या हुआ? लियू रोयान के पास उसे जवाब देने का समय नहीं था। वो कांपते हुए मुझे फोन मिला रही थी। कई बार फोन करने के बाद उसे एहसास हुआ कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। पिछले 2 दिनों के मेरे अजीब बिहेवियर को याद करके लियू रोयान की बेचैनी बढ़ती गई। यांगलिन ने देखा कि लियू रुयान उसे नजरअंदाज कर रही थी तो उसका चेहरा बिगड़ गया। रुयान, मिस्टर ली तुम्हें झुकाने के लिए ये चाल चल रहे हैं, वो भाव खा रहे हैं। रुयान, तुम्हें उनकी चाल में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। लियू रुयान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कार को धीरे से सड़क के किनारे रोक दिया और खाली नजरों से अपने फोन को देखती रही। यांगलिन बोलता रहा, रुयान, मिस्टर ली बस तुम्हें माफी मांगने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस बार उनकी बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, वरना मिस्टर ली और भी ज्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे। लियू रोयान को अचानक वे सभी अच्छी बातें याद आ गईं जो मैंने सालों से उसके लिए की थीं। कैसे मैं हमेशा उसके साथ रहता था, कैसे मैंने उसे अनगिनत गिफ्ट्स दिए थे, यहाँ तक कि कॉलेज में उसके लिए अपने हाथों से लव लेटर्स लिखे थे। उसके लिए दिन रात गिटार बजाना सीखा था, उसके हॉस्टल के बाहर अपनी फीलिंग्स का इजहार किया था और बिना सोचे समझे हॉस्पिटल में उसके पास रुका रहता था। सब कहते थे कि ली जेफेंग उसका चमचा है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था और मैं उसे इम्प्रेस करने में लगा रहता था। अब मेरे इस ठंडे बर्ताव का सामना करते हुए उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल से कोई बहुत जरूरी चीज अचानक दूर हो गई हो। यांगलिन के ताने सुनकर वो अजीब तरह से चिड़चिड़ा महसूस करने लगी। चुप रहो! यांगलिन के हैरान चेहरे को नजरअंदाज करते हुए वो जल्दी से मुझे ढूंढने के लिए वापस मुड़ी, लेकिन वो ली फैमिली की बिल्डिंग में भी दाखिल नहीं हो सकी। सिक्योरिटी ने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। ली फैमिली के विला में वापस आने पर उसका पर्सनल सामान बाहर फेंक दिया गया था, जिससे वहां सब बिखर गया था। बटलर ने उसकी तरफ ठंडे दिमाग से देखा। मिस लियू, यंग मास्टर ने कहा है कि आपको अब इस घर में आने की इजाजत नहीं है, प्लीज यहाँ दोबारा मत आइए। लियू रुयान ने अपने बिखरे हुए सामान को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने ऊपर देखा, उसकी आवाज कांप रही थी और उसने पूछा, अंकल शू जेफेंग, क्या वो सच में इतने पत्थर दिल हैं? बटलर शू के एक्सप्रेशन शांत थे। उन्होंने आराम से कहा, मिस लियू, एक नौकर होने के नाते मुझे आपसे कुछ नहीं कहना चाहिए। आप जानती हैं कि हमारे यंग मास्टर ने इतने सालों में आपके साथ कैसा बिहेव किया, लेकिन आपने उनके साथ कैसा बिहेव किया। मुझे बस इतना ही कहना है, अपना ख्याल रखिएगा। ओह, वैसे यंग मास्टर ने यूनलान मैनर खरीदने के लिए 3 से 500 मिलियन खर्च किए थे, जिसे शुरुआत में उन्होंने आपका वेडिंग होम बनाने का सोचा था। बदकिस्मती से अब इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यूनलान मैनर शब्द सुनते ही लियू रुयान सन्न रह गई।
ये टॉप क्लास मैनर अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ था और अफवाह थी कि एक रहस्यमयी बिजनेसमैन ने इसे भारी रकम देकर खरीदा था। उसने और उसकी कुछ खास फ्रेंड्स ने तो ये भी बात की थी कि यूनलान मैनर को अपना वेडिंग होम बनाकर वे कितनी खुश होंगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इसे खरीदने वाला इंसान ली जफेंग होगा। लियू रुयान के पीले पड़े चेहरे को देखकर बटलर शू को बिल्कुल भी तरस नहीं आया। यंग मास्टर आज सुबह एक नए प्रोजेक्ट का मुआयना करने के लिए फ्लाइट से विदेश गए हैं। जाने से पहले उन्होंने मुझसे आपको यह बताने के लिए कहा था कि हमें खुशी खुशी अलग हो जाना चाहिए और एक दूसरे की खुशी की दुआ करनी चाहिए और आपको अब उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। इस पल लियू रुयान आखिरकार जमीन पर बैठ गई, अपना मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी। रो रो कर थकने के बाद उसने अपने पर्सनल सामान में ढूंढा और एक फोटो एल्बम उठाई। ये उसके यूनिवर्सिटी के दिनों की थी, तब कि जब ली जेफिंग उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और उसे विदेश ट्रिप पर ले गया था। पूरी एल्बम उसकी तस्वीरों से भरी थी, सिवाय उन दोनों की एक साथ वाली तस्वीर के। फोटो के पीछे लिखा था, लियू रुयान तुम्हें खुश रहना होगा। ये देखकर लियू रुयान और भी जोर से रोने लगी। यांग लिन इस पल भागा भागा आया। इससे पहले ली ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे लियू रुयान उसे छोड़कर गाड़ी चलाकर चली गई थी, इसलिए उसे यहाँ पहुंचने के लिए टैक्स लेना पड़ा था। जमीन पर बिखरा सामान देकर यांग लिन की आंखों में एक जीत वाली चमक आई, लेकिन उसने तुरंत दुखी होने का नाटक कर लिया। सिस्टर रुयान, मिस्टर ली बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वो आपकी चीजों को कचरे की तरह बाहर कैसे फेंक सकते हैं? दफा हो जाओ। लियू रुयान अचानक मुड़ी और यांगलिन के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने ड्रामा ना किया होता तो जेफिंग मेरे साथ ऐसा बिहेव ना करते। दफा हो जाओ। यांगलिन का चेहरा जलने लगा, उसकी आंखों में गुस्से की चमक आई, लेकिन उसने आखिरकार कुछ नहीं कहा। अपने दांत भींचे और चला गया। विदेश की यह बिजनेस ट्रिप कुछ हद तक इसीलिए थी क्योंकि ओवरसीज मार्केट तेजी से बढ़ रहा था और इसे पर्सनल देखभाल की जरूरत थी, और कुछ हद तक इसलिए क्योंकि मेरी माँ ये सुनकर बहुत खुश थी कि मेरा और लियू रुयान का ब्रेकअप हो गया है, और उन्होंने जिद की कि मैं विदेश में एक ब्लाइंड डेट पर जाऊं। और वो ब्लाइंड डेट कोई और नहीं बल्कि जियांग यान थी, जो इस शरीर के असली मालिक के बचपन की दोस्त थी। मुझे तुरंत असली किताब में जियांग यान के बारे में लिखी बातें याद आ गईं। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इसने मुझ पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। जियांग फैमिली और ली फैमिली पुराने दोस्त थे और दोनों परिवार हर तरह से बराबर थे। ली जेफिंग और जियांग यान एक परफेक्ट मैच थे और वे बचपन से ही करीब थे। जियांग यान इस शरीर के असली मालिक से 3 साल छोटी थी और असली मालिक हमेशा उसके साथ एक छोटी बहन की तरह बिहेव करता था। यूनिवर्सिटी शुरू करने के बाद असली मालिक ने लियू रुयान का पागलों की तरह पीछा किया, जिससे काफी हंगामा हुआ। जियांग यान ने जाहिर तौर पर इसके बारे में सुना, और हालांकि उसने शुरुआत में असली मालिक के साथ उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का प्लान बनाया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया और कभी वापस नहीं आई। किताब में जियांग यान ने कभी शादी नहीं की। अंत में असली मालिक को लियू रुयान और यांगलिन ने मार डाला और 1 महीने से भी कम समय में जियांग यान की भी मौत हो गई, जो सच में एक दुखी कहानी थी। मेरी माँ ने मुझे जियांग यान की हालिया तस्वीरें भेजी और मैं उसकी खूबसूरती देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। अगर लियू रुयान को 85 नंबर मिलते हैं तो जियांग यान निश्चित रूप से 95 नंबर की हकदार है। चाहे उसके लुक्स हों या वो लंबी खूबसूरत टांगें, वो लियू रुयान को पूरी तरह से पीछे छोड़ देती है। इसके अलावा जहाँ जियांग के पिता एक बिजनेसमैन है, वहीं उसकी माँ एक बड़े परिवार से आती हैं और एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। जियांग परिवार को एक पढ़ा लिखा परिवार माना जा सकता है। जियांग यान अपनी माँ से मिलती जुलती है, जिसका बर्ताव बहुत शांत और प्यारा है। इस शरीर का असली मालिक अंधा था। इतनी शानदार बचपन की दोस्त को नजरअंदाज करके उसने उस घटिया लियू रुयान से शादी करने की जिद की। उसी सुबह मैंने जल्दी से प्लेन की टिकट बुक करवाई और विदेश उड़ गया। मैं 3 महीने तक विदेश में रहा और अपनी स्मार्ट बातों और बचपन की दोस्ती के दम पर जियांग यान को पूरी तरह इम्प्रेस कर लिया। जब अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद वो आसानी से मेरी बातों में आ गई और बिना दोबारा सोचे मेरे साथ वापस इंडिया आने के लिए तैयार हो गई। मेरी माँ और जियांग की माँ पहले से ही हमारे परिवारों के बीच शादी की बात कर रही हैं। ली फैमिली के घर वापस आने के मेरे पहले दिन बटलर अंदर रिपोर्ट करने आया। यंग मास्टर, वो मिस लियू फिर से यहाँ आई है। उसने अपना फोन खोला और मुझे दे दिया। मैंने अपनी आईब्रो उठाई। तो लियू रुयान, तुम्हें सच में नहीं लगता कि हम पहले जैसे हो सकते हैं, है ना? क्या हाउसकीपर ने तुमसे नहीं कहा था कि तुम रोज मुझे परेशान मत करो? लियू रुयान के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो बहुत बेचारी लग रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मिन्नतें करते हुए बोली, प्लीज मुझे एक और मौका दो, ठीक है? तुम मुझे मार सकते हो, तुम मुझ पर चिल्ला सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे मत छोड़ो। मैंने उसे धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर गई। लियू रुयान, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हें पहले की तरह बार बार माफ कर दूंगा तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम सिर्फ और ज्यादा बेशर्म होती जाओगी। कौन सा मेल बेस्ट फ्रेंड? तुम्हें बस वो गंदा माहौल पसंद है ना? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम गलत हो, तुम बस परेशान हो। दफा हो जाओ, तुम घटिया औरत, मुझे परेशान मत करो।
मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन लियू रुयान अचानक रेंगती हुई आई और उसने कसकर मेरी टांग पकड़ ली। रोते हुए बोली, नहीं जेफिंग, मैं कसम खाती हूँ मैंने सच में तुम्हें धोखा देने के लिए कुछ नहीं किया। मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। प्लीज गुस्सा मत हो, ठीक है? अब मेरा कोई मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा। जेफिंग, हमारा इतना लंबा रिश्ता रहा है, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सके। मैं चिढ़ गया, उसे एक थप्पड़ मारा और लात मारकर दूर कर दिया। बाहर निकलो लियू रुयान, मुझे तुम्हें नीचा देखने पर मजबूर मत करो। लियू रुयान जमीन पर गिर गई, अपना चेहरा ढककर रोने लगी और पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। इस पल युवा और खूबसूरत जियांग यान बाहर आई। उसने हल्के हरे रंग का शॉर्ट स्कर्ट सूट पहना हुआ था, जिसमें उसकी गोरी और लंबी टांगें दिख रही थीं। जियांग यान ने मुझे कसकर गले लगाया और जमीन पर पड़ी लियू रुयान को शकी नजरों से देखा। डार्लिंग, ये कौन है? हाउसकीपर ने कहा कि डिनर तैयार है और मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा। लियू रुयान का रोना अचानक रुक गया। उसने अपने सामने खड़ी छोटी सुंदर औरत को ध्यान से देखा, फिर अचानक खड़ी हो गई। उसकी आवाज तीखी थी, तुम कौन हो? जियांगयान एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। मैं जयफेंग की मंगेतर हूँ, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। लियू रुयान सन्न रह गई, पीछे की तरफ लड़खड़ाई। वो अब और रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और रोते हुए भाग गई। उसे जाते देखकर जियांग यान और जोर से हंसी। जफेंग, चलो अंदर चलकर खाना खाते हैं। मैंने उसे और कसकर गले लगाया, उसके कान में शरारती मुस्कान के साथ फुसफुसाया, तुमने अभी मुझे हस्बैंड कहा और अब तुम मुझे जफेंग कह रही हो। तुम इतनी जल्दी बदल गई? ऐसा नहीं हो सकता। डिनर के बाद मैं तुम्हें परेशान करने वाला हूँ। जियांग यान के कान तुरंत लाल हो गए। उसने मेरी कमर पर कसकर चुटकी ली और मेरे पैर पर पैर मार दिया। तुम बहुत बेशर्म हो। हे, एक औरत का मना न करना उसकी हाँ होती है। मैंने जल्दी से हाउसकीपर से कुछ और खास डिश तैयार करने को कहा। गुड इवनिंग, आज रात हम पूरी रात जागने वाले हैं। हाउसकीपर मजाक में हंसा। यंग मास्टर, सब अरेंज कर दिया गया है, मैं इसे अब भी आपके पास लाता हूँ। हाउसकीपर के साथ मेरी बात सुनकर जियांग यान तुरंत शर्मा गई। उसने अपना सिर झुका लिया और मेरी नजर से बचने लगी। मुझे लगा था कि लियू रुयान वहीं रुक जाएगी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक वो हर कुछ दिनों में मुझसे मिलने आती रही। वो अब ली फैमिली के विला में नहीं आती थी, बल्कि ली ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे चुपचाप खड़ी रहती थी, बस वहां खाली नजरों से खड़ी रहती थी। कभी उसके पास कोई गिफ्ट होता था, कभी नहीं। आधा महीना बाद मैं अपने हाथ में एक थर्मस लेकर नीचे खड़ा था। फिर से तेज बारिश होने लगी थी। उसे कांपते हुए देखकर मैंने एक पल के लिए सोचा और उससे मिलने का फैसला किया। वरना अगर वो सच में ली ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे गिर जाती तो कंपनी की इमेज के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वो उसे पहली मंजिल के लॉबी में ले जाए। फिर मैं खुद नीचे आया। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, पहले से ही कमजोर लग रही थी, अब वो और भी बिखरी हुई लग रही थी। जब उसने मुझे देखा तो उसने तुरंत एक अजीब सी मुस्कान दी और सोफे से खड़ी हो गई। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा सीफूड सूप बनाया है, ये अभी भी गर्म है, क्या मैं इसे अभी तुम्हें दूं? मैंने ठंडे दिमाग से उसकी तरफ देखा। लियो रोयान, तुम आखिरकार क्या चाहती हो? हमारा सब खत्म हो चुका है, इतनी जिद मत करो। उसकी मुस्कान एक पल में गायब हो गई। थर्मस पकड़े हुए उसका हाथ हल्का सा कांपने लगा। जफिंग, मैं पूरी रात खाना बनाती रही हूँ, बस थोड़ा सा टेस्ट कर लो। तुम हमेशा खुद मेरे लिए सूप बनाना पसंद करते थे, इस बार मेरी बारी है तुम्हारे लिए बनाने की। जैसे ही उसने बात की, उसने थर्मस लिया, लेकिन मैंने उसे गिरा दिया। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मुझे याद आया कि इस तरह की औरत के पास एक श्राप था जो टूटा नहीं था। कोई ताज्जुब नहीं कि लियू रोयान मुझे परेशान करती रही। मैंने गलत अंदाजा लगाया। बिना सोचे समझे मैंने वो बात कह दी, लियू रोयान, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, यहाँ दोबारा मत आना। जैसे ही ये बात कही गई, लियू रोयान टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नामुमकिन, तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। जफेंग, तुम मुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकते? मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी, प्लीज मुझसे प्यार करना बंद मत करो। वो जमीन पर बैठ गई, जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह देखकर मुझे जरा भी तरस नहीं आया। ये सब उसकी अपनी गलती थी। मैंने उस पर तस्वीरों का एक बंडल फेंका। लियू रोयान, हम इस मुद्दे पर पहुंच गए हैं। तुम्हारा लियू परिवार बर्बाद हो चुका है और कर्ज में डूबा हुआ है। अंत में ये सब यांगलिन की गलती है। तुम मुझसे कहती रहती हो कि यांगलिन के साथ तुम्हारा रिश्ता सिर्फ एक साफ दोस्ती है। इसे ध्यान से देखो, ये क्या है? तुम्हारी कोई भी फीमेल फ्रेंड यांगलिन की पकड़ से नहीं बच पाई है। जमीन पर बिखरी तस्वीरों को देखकर लियू रुयान की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सभी तस्वीरें बहुत साफ थीं, कुछ सिक्योरिटी कैमरों से ली गई थीं। इस दौरान लियू रुयान असहनीय दर्द में थी, जबकि असली गुनहगार यांग लिन उसकी फीमेल फ्रेंड्स के साथ मजे कर रहा था। बार में उनके किस करने की तस्वीरें थीं, हाथ में हाथ डाले होटलों में जाने की फुटेज थी और गाड़ियों में भी कुछ अजीब सीन थे। लियू रुयान ने इन तस्वीरों को ध्यान से देखा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था।
लियू रोयान, ये तुम्हारा सो कॉल्ड मेल बेस्ट फ्रेंड है? साफ दोस्ती, बेकसूर और बेकसूर। लियू रोयान अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी आंखों में धीरे धीरे गुस्सा और झर भर गया। उसने तस्वीरें उठाई और एक पागल औरत की तरह बाहर भाग गई। असल में मेरे इंडिया वापस आने के बाद मेरे असिस्टेंट ने मुझे ये तस्वीरें पहले ही दे दी थी। जाहिर है मैं लियू रोयान को ये तस्वीरें तब देना चाहता था जब वो सबसे ज्यादा बेबस महसूस कर रही हो, ताकि यांग लिन के लिए उसकी नफरत चरम सीमा पर पहुंच जाए। तब से लियू रुयान फिर कभी नजर नहीं आई। उसके पिता भारी कर्ज से परेशान होकर अचानक अटैक के शिकार हो गए। उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसकी माँ हॉस्पिटल में उसकी देखभाल करती थी, अक्सर थकान में अपना चेहरा धोती थी। मेडिकल और रहने के खर्चे उसकी पुरानी ज्वेलरी और महंगा सामान बेचकर पूरे किए जाते थे। लियू रुयान कुछ समय के लिए गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई। जियांग यान और मैंने एक बहुत बड़ी शादी की। शहर के लगभग सभी बड़े बिजनेसमैन शामिल हुए। जियांग यान सफेद वेडिंग ड्रेस पहने हुए मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसमें एक युवा औरत की खुशी दिख रही थी और मैं उसके दिल में अपने लिए गहरा प्यार महसूस कर सका था। जैसे ही हमने अंगूठियों का आदान प्रदान किया, मैंने होटल के एंट्रेंस पर खड़ी एक पहचानी हुई परछाई देखी। वो लियू रुयान थी। वो पहले से ज्यादा पतली हो गई थी। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें सुन्न और खाली थीं। जैसे ही उसने मेरी नजर महसूस की, वो घबरा गई, जल्दी से मुड़ी और भाग गई। 1 महीने बाद मेरे असिस्टेंट ने मेरे ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी। प्रेसिडेंटली, अभी अभी खबर मिली है, वो हॉस्पिटल में गुजर गई। मैं रुका, उसका हाथ पकड़ा और सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। मैं खड़ा हुआ और बड़ी खिड़की के सामने खड़ा हो गया। सर्दी की सड़क सुनसान थी। असिस्टेंट ने धीरे से कहा, मिस लियू का फिलहाल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कहा जाता है कि उसने एक भी आंसू नहीं बहाया है। खिड़की के बाहर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े शीशे पर गिर रहे थे और एक पल में गायब हो रहे थे। क्या हमें कोई फूल भेजना चाहिए? असिस्टेंट ने पूछा। जरूरत नहीं है, मैं असिस्टेंट की तरफ मुड़ा। एक प्राइवेट डिटेक्टिव ढूंढो और लियू रुयान की हर हरकत पर नजर रखो। जी मिस्टर ली। मिसेस लियू के अंतिम संस्कार के 1 हफ्ते बाद लियू रुयान सामने आई। वो ली ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे खड़ी होकर मेरे ऑफिस की तरफ ऊपर देख रही थी। वो रुकी, फिर चुपचाप मुड़ गई, जैसे आखिरी अलविदा कह रही हो। यकीनन उसी दोपहर प्राइवेट डिटेक्टिव ने एक वीडियो भेजा। असिस्टेंट ने कहा कि लियू रुयान फ्लाईओवर पर यांगलिन से मिली थी। उन्होंने मुश्किल से कुछ शब्द कहे होंगे कि लियू रुयान अचानक पागल हो गई। उसने यांगलिन को पकड़ा और फ्लाईओवर से कूद गई। वीडियो बहुत साफ था। ब्लैक कोट पहने लियू रुयान व्हाइट जैकेट पहने यांगलिन से बिल्कुल अलग लग रही थी। यांगलिन परेशान लग रहा था। लियू रुयान की तरफ इशारा कर रहा था, जैसे उसे चेतावनी दे रही हो। लियू रुयान ने अचानक एक अजीब सी मुस्कान दी, अचानक यांगलिन को पकड़ा और चांदनी रात में नीचे कूद गई। असिस्टेंट की आवाज बहुत भारी थी। यांगलिन की मौके पर ही मौत हो गई और मिस लियू को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और उनकी जान बचा ली गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वह जिंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड रहेंगी। मैंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तुम इसे अरेंज करो, मैं उसके मेडिकल एक्सपेंसेस का पेमेंट करूंगा। डॉक्टर से कहो कि उसे मरने न दें। ओरिजिनल असिस्टेंट और इस बॉडी के ओरिजिनल ऑनर को इसी घटिया औरत ने मौत के मुंह में धकेला था। अब जब लियू रुयान जिंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड हो गई है, तो ये उसके लिए एकदम सही अंजाम है। तभी फोन की घंटी बजी। हनी, तुम वापस कब आ रहे हो? तुम हमेशा कहते हो कि मैं कंजर्वेटिव हूँ। मैंने स्पेशली कुछ यूनिफॉर्म्स खरीदी हैं, वही जो तुमने लास्ट टाइम मेंशन की थी। जब तुम वापस आओगे तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए पहनूंगी। ये लड़की अब लगभग 10 साल की हो चुकी है, लेकिन यूनिफॉर्म में उसके बारे में सोचकर ही मेरा पूरा शरीर गर्म हो रहा है। मैंने हाउसकीपर मिस्टर जू को कॉल किया और कहा, हनी, उस रात के लिए कुछ और एफ्रोडिसियक डिशेस प्रिपेयर करो, मुझे सुबह तक ओवरटाइम काम करना है। मिस्टर जू ने तुरंत डार्क स्माइल दी। चिंता मत कीजिए यंग मास्टर, मैं सब संभाल लूंगा। आपको कुछ नहीं पता, अगली बार आंटी वांग को नहाते हुए मत आंकना।